प्यारे छात्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की फिजिक्स, जिसका टॉपिक है आपका दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व। तो अन्योन्य प्रेरकत्व क्या होता है? अगर दो कुंडलियों को एक दूसरे के समीप रख करके किसी एक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं या प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करते हैं। जो धारा प्रवाहित हो रही पहली कुंडली में, तो उस धारा के मान में जो हम परिवर्तन करते हैं, कम या अधिक करते हैं, तो जो दूसरी कुंडली पास में रखी होती है उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। और जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और एक धारा बहने लगती है। इस धारा को हम कहते हैं प्रेरित धारा। अब चूंकि पहली कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन हो रहा है और दूसरी कुंडली में धारा प्रेरित हो रही है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं अन्योन्य प्रेरकत्व। तो अगर दो समतल कुंडली हैं तो उनके बीच में अन्योन्य प्रेरकत्व का मान कितना होगा, इसके बारे में आप डेरिवेशन पर ध्यान देंगे। तो मान लेते हैं कि दो वृत्ताकार समतल कुंडली हैं, दोनों के अक्ष जो है वो समान है। इसकी त्रिज्या मान लेते हैं R1 है और जो दूसरी कुंडली हमारी है उसकी त्रिज्या R2 है। इसका केंद्र O मान लेते हैं। तो माना दो समतल वृत्ताकार कुंडली हैं जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः R1 और R2 है और दोनों समअक्षीय हैं। पहली कुंडली में धारा I1 प्रवाहित की जाती है। पहली कुंडली में फेरों की संख्या N2 है। तो इस प्रकार से जब पहली कुंडली में धारा I1 प्रवाहित की जाती है तो पहली कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र B होता है उसका परिमाण कितना होता है? तो पहली कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, थोड़ा आप समझेंगे, एक लाइन मतलब यहाँ पे लिखा जाएगा, तो उसमें हम क्या लिखेंगे? R1 व R2 त्रिज्याओं की दो वृत्ताकार जिनमें फेरों की संख्या क्रमशः N1 व N2 है। पहली कुंडली में धारा I1 प्रवाहित करने पर कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B बराबर, तो कोई वृत्ताकार कुंडली अगर आपकी होती है तो उसमें अगर धारा I प्रवाहित होती है तो उसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसका फार्मूला होता है बराबर म्यू नॉट N I/2R। तो इसके अनुसार जो पहली कुंडली हमारी है तो प्राथमिक कुंडली में म्यू नॉट फेरों की संख्या N1 हो जाएगी और धारा I1 प्रवाहित हो रही है और त्रिज्या R1 है, अर्थात B कितना हो जाएगा? तो इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग म्यू नॉट अपॉन 2 हो जाएगा इंटू N1 हो जाएगा और जहां पे I है वहां पे I1 हो जाएगा, तो N1 I1 और बटे में R1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो प्राइमरी कोयल हमारी है यानी प्राथमिक कुंडली है, तो उसमें जब हम धारा I1 प्रवाहित करते हैं तो प्राइमरी कोयल के सेंटर में यानी केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो कितना हो जाएगा? B बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू N1 I1 बटे R1 हो जाएगा। अब ये जो चुंबकीय क्षेत्र हमारा होता है पहली कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि दोनों कुंडली जो है उनके अक्ष समान है, इसलिए दूसरी कुंडली के तल पर समान रूप से वितरित होगा। तो ये वाला जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होगा ये दूसरी कुंडली पर एक समान रूप से वितरित होगा। इसलिए जो दूसरी कुंडली हमारी है
तो मान लेते हैं कि दूसरी कुंडली जो हमारी है, अब इसमें क्या होगा, जब पहली कुंडली में धारा प्रवाहित होती है तो दूसरी कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो सपोज यहाँ पर जो फ्लक्स उत्पन्न होगा वो हमारा कितना है, तो φ2 मान लेते हैं। सेकेंडरी कोयल है इसलिए φ2 लिख देते हैं। तो जो दूसरी कुंडली हमारी है तो उसमें जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा हमारा, तो दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स, अब इसका फार्मूला होता है फाई इक्वल टू, तो φ2 लिख देंगे यहाँ पे क्योंकि दूसरी कोयल है। तो φ2 इक्वल टू फाई इक्वल टू बी ए के अकॉर्डिंग, बी क्या है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी दी गई है, म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू n1 I1 और बटे में R1 हो जाएगा। ये बी का मान हो गया इंटू ए, तो ए जो दिया है ये दूसरी कुंडली का क्षेत्रफल होगा, और क्षेत्रफल कुंडली है वृत्ताकार, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है तो पाई आर स्क्वायर के अनुसार दूसरी कुंडली है तो यहाँ पे R2 हो जाएगा, पाई तो कांस्टेंट है, तो जो ए का मान होगा वो हमारा हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर। इस प्रकार से जो φ2 हमारा है तो इसमें म्यू नॉट को, पाई को और 2 को हम आगे कर लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा म्यू नॉट और ये पाई हो जाएगा, R2 स्क्वायर आ जाएगा और बटे में हमारा 2 R1 हो जाएगा। n1 और I1 हम किनारे कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो दूसरी कुंडली हमारी होती है उससे बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स होता है φ2 का मान वो म्यू नॉट पाई R2 स्क्वायर अपॉन 2 R1 हो जाएगा इंटू n1 I1 हो जाएगा। अब हमारा जो ये आगे दिया गया है ये भी सब कांस्टेंट है, इसको सपोज हम कांस्टेंट के मान लेते हैं तो हम लिख सकते हैं के और इंटू हो जाएगा n1 I1 हमारा। तो इस प्रकार से जो दूसरी कुंडली है उससे बद्ध जो फ्लक्स होगा वो φ2 बराबर कितना हो जाएगा, के n1 I1 हमारा हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है दोनों कुंडलियों के बीच में अन्योन्य प्रेरकत्व कितना हो जाएगा। तो इसके पहले फार्मूले के द्वारा आता दोनों कुंडलियों के बीच, अतः दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरकत्व जो होगा m बराबर क्या होता है फार्मूला आपका, तो सेकेंडरी कोयल है इसलिए n2 हो जाएगा, φ2 हो जाएगा और बटे में I2 हो जाएगा। तो इस सॉरी I2 है ही नहीं यहाँ पे, दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व जो होगा वो m बराबर हो जाएगा n2 φ2 और बटे में I1 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो φ2 हमारा है वो हम पहले निकाल चुके हैं, φ2 का मान कितना है के n1 I1, तो वो मान यहाँ पे हम रख देंगे, तो बराबर में कितना हो जाएगा हमारा n2 हो जाएगा और गुणे में φ2 का मान हमने लिखा यहाँ पे के n1 I1, तो के हो गया n1 हो गया I1 हो गया और पूरे का जो बटे यहाँ पे लिखा था वो हमारा I1 लिखा था। अब ये हमारा I1 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास कितना बच गया n2 के n1, यानी n2 को हम आगे लिख लेंगे तो n2 हो गया, n1 हो गया और इंटू में के रह गया आपका। ठीक, या इसको आप ये भी कर सकते हैं के पहले कर दो तो के हो गया, n1 हो गया, n2 हो गया। तो इस प्रकार से जो दोनों कुंडलियों के बीच में अन्योन्य प्रेरकत्व होगा वो हमारा m बराबर हो जाएगा के n1 n2, और जो k हमारा है वो एक नियतांक है हमने माना था। यहाँ पे k का मान कितना था, तो जो ये ब्रैकेट में लिखा है आपका म्यू नॉट पाई R2 स्क्वायर अपॉन 2 R1, ये k का मान था। तो अगर हम ये k का मान यहाँ पे रख देंगे तो जो हमारा दोनों कुंडलियों के बीच में अन्योन्य प्रेरकत्व है वो m का मान कितना हो जाएगा, तो m बराबर, इसलिए m बराबर हो जाएगा k का मान म्यू नॉट पाई R2 स्क्वायर बटे में 2 R1 और इंटू हो जाएगा n1 n2। तो इस प्रकार से m बराबर हमारा हो गया म्यू नॉट पाई R2 स्क्वायर बटे में 2 R1 इंटू n1 और n2 आपका। इस प्रकार
जो हमने दोनों कुंडलियों के बीच में अन्योन्य प्रेरकत्व निकाला है उसका फार्मूला निकल के आ गया है, m बराबर म्यू नॉट अपान में 2 हो जाएगा और इनटू में आपका पाई r2 स्क्वायर बटे r1 हो जाएगा, पाई r2 स्क्वायर बटे में r1 हो जाएगा और बाहर इंटू लिखा है आपका n1 हो जाएगा, तो m समानुपाती होगा n1 और n2 के, अर्थात दो कुंडलियों के बीच में जो अन्योन्य प्रेरकत्व होता है वो कुंडली में फेरों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी m प्रोपोर्शनल होता है n1 n2 के। एक निष्कर्ष ये हमारा निकल गया यहाँ से। दूसरी स्थिति ये होती है कि अगर कुंडलियों के बीच में नर्म लोहे की क्रोड को रख देते हैं, कुंडलियों के बीच में नर्म लोहे की क्रोड को अगर रख देते हैं तो इसमें जो अन्योन्य होता है वो m का मान बढ़ जाता है।